छात्रों, आज हम जीएसटी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अगले चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। जो चैप्टर का नाम है वो है आपूर्ति का समय। अर्थात जब कोई भी व्यापारी माल की सप्लाई करता है तो सप्लाई किस समय पूर्ति मानी जाए, यानी जो माल सप्लाई किया गया है उसकी पूर्ति का समय क्या माना जाए। इसके लिए महत्वपूर्ण इसलिए पूर्ति का समय है क्योंकि जीएसटी जो देय होता है वो पूर्ति माल की जब हो जाएगी तभी उस पर जीएसटी देय होगा। अर्थात जब तक आप माल की पूर्ति नहीं मानोगे किसी भी ट्रांजैक्शन में तो हम जीएसटी को देय नहीं मान सकते हैं। इसलिए माल की पूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। माल की पूर्ति में माल का बीजक बनाना भी हो सकता है, माल का फिजिकल ट्रांसफर करना भी हो सकता है, माल का भुगतान करना भी हो सकता है, माल का टाइटल ट्रांसफर करना भी हो सकता है, इत्यादि ऐसे विषय हैं जिनमें से किसी एक की पूर्ति होने पर माल की पूर्ति मानी जाएगी। अब माल की पूर्ति का निर्धारण करने के लिए चूंकि अलग अलग तरह के माल की सप्लाई की जाती है, सेवा की सप्लाई की जाती है, अतः अलग अलग केस में माल की जो पूर्ति है वो अलग अलग तरह से निर्धारित की जाएगी। तो एक तो होता है कि जैसे हम सामान्य माल की पूर्ति करते हैं तो सामान्य माल की पूर्ति में पूर्ति को कब पूरा माने हम ये डिसाइड करना है। दूसरा जो है इस प्रकार के माल की पूर्ति जहाँ पर माल निरंतर रूप से सप्लाई होता है, जैसे मान लीजिए गैस की पाइपलाइन है, उसमें गैस निरंतर रूप से सप्लाई होती है, तो माल की पूर्ति को किस समय हम पूरा हुआ माना है। इसी प्रकार से कई बार हम माल को जो है रिटर्न और सेल्स बेसिस पे बेचते हैं कि जब हम माल बेचते हैं तो या तो क्रेता जो है माल को रख सकता है और माल को वापस भी कर सकता है। तो इस प्रकार की सप्लाई किए गए माल की पूर्ति डिसाइड करनी है। इसी प्रकार से आपका जो है रिवर्स चार्ज का जो माल होता है उसमें माल की पूर्ति कब मानेंगे। इसी प्रकार से केवल बाउचर्स हम मान लीजिए बनाते हैं, माल नहीं बेचते हैं, तो पूर्ति कब मानेंगे ये डिसाइड करना है। और अन्य परिस्थितियों में कुछ अन्य परिस्थिति भी हो सकती है जिसमें हमें माल की पूर्ति के बारे में डिसीजन करना है। तो इसे सबसे पहले हम लेते हैं कि माल की सामान्य पूर्ति की दशा में आपूर्ति का समय का निर्धारण करना। यानी हम नॉर्मल गुड्स बेचते हैं, सपोज आपने एक टीवी बेचा है, आपने कोई किराने का सामान बेचा है, तो उसमें माल की पूर्ति कैसे होगी, इस चीज़ का कब होगी, इस चीज़ का निर्णय करना है। तो माल की तिथि के लिए आपूर्ति का निर्धारण तिथि के आधार पर होता है। तो इसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं। एक तो पहला पॉइंट है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तिथि, अर्थात जो आदमी माल सप्लाई कर रहा है उसके द्वारा इनवॉइस जारी करने की तिथि। सेकंड पॉइंट इसमें एक पॉइंट हो सकता है कि हम जो बीजक है उसको जारी करते हैं या बीजक जारी करने की अपेक्षित अंतिम तिथि, इन दोनों को देखना होता है। इसके अलावा एक पॉइंट है कि वह तिथि जिस तिथि को आपूर्तिकर्ता आपूर्ति के संबंध में भुगतान प्राप्त करता है, अर्थात माल जो बेचा गया है उसका भुगतान कब प्राप्त किया है। ये पॉइंट, इनमें से जो 3 पॉइंट हैं इनमें जो भी सबसे पहले तिथि होगी, अर्थात बीजक जारी करने की तिथि या जो अंतिम तिथि जिस तक बीजक जारी हमें करना था वो तिथि, या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, इनमें से जो भी तिथि पहले पड़ेगी उसको हम माल की आपूर्ति का समय कहेंगे। अब इसमें जो है एक चीज़ ये देखना पड़ेगा कि बीजक जारी किया हो आपने या भुगतान पहले प्राप्त किया हो।
कई बार हम बीजक बाद में जारी करते हैं, भुगतान पहले एडवांस में आ जाता है, तो वो तिथि हो सकती है। अब इसमें भी हमें देखना पड़ेगा, दो बातें हैं कि यदि माल की आपूर्तिकर्ता द्वारा जब बीजक जारी करता है तो उसमें माल का गमन आवश्यक है, अर्थात आपको बीजक जारी करने से पहले माल को अपने यहाँ से हटाना है, माल की सप्लाई करनी है, वो पॉइंट हो सकता है। और यदि माल की आपूर्ति के लिए माल का गमन आवश्यक नहीं है, अर्थात आपने बीजक तो जारी कर दिया है, अपने गोदाम से माल का गमन जो गमन मतलब मूवमेंट, जो मूवमेंट है वो आवश्यक नहीं है। तो इस संबंध में अब हम ये कह सकते हैं सारांश में कि यदि माल का हटाना से ऐसे निम्न प्रकार है कि जब जो गमन शब्द है उसमें है कि आपने अपना यहाँ से माल हटा दिया और क्रेता के प्रतिनिधि को दे दिया है, या क्रेता स्वयं को दे दिया है, और या उसके गोदाम में पहुँचा दिया है, या आपने ट्रांसपोर्टर के पास माल पहुँचा दिया है। इन सब चीज़ों को हमें देख कर डिसाइड करना पड़ेगा कि माल का गमन हुआ या नहीं हुआ। तो सारांश में आपूर्ति के समय के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि आपूर्ति निम्न तिथियों में से सबसे पहली तिथि होगी। कौन सी तिथि? नंबर 1, आपूर्ति द्वारा जारी किए गए बीजक की तिथि, कि जो आप सप्लायर है उसने अगर बीजक जारी कर दिया है वो तिथि। सेकंड है, माल की आपूर्ति के संबंध में धारा 31A के प्रावधानों के बीजक जारी करने की अंतिम तिथि या नियत तिथि। धारा 31 के अंतर्गत बताया गया, जो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। धारा 31 हमने ये कर दिया कि बीजक जारी करना कब जरूरी होता है, माल का गमन की दशा में, माल को हटाने से पहले या माल को सप्लाई करने से पहले बीजक आपको जारी करना जरूरी होता है। और यदि माल का गमन आवश्यक नहीं है तो प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दी देते समय या उससे पूर्व आपको बिल जारी करना आवश्यक है। तो एक अब 3 पॉइंट हो गए अपने पास कि एक तो माल की आपूर्ति, माल को जारी किए जाने वाला बीजक, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 कि हमने जो माल का गमन होगा आवश्यक है या आवश्यक नहीं है, उसमें जो नियत तिथि कही है कि सुपुर्दगी से पहले आपको बिल जारी करना आवश्यक है, तो अंतिम तिथि होगी आपकी। तो मान लीजिए आपने उस तिथि के बाद में बिल जारी किया है, जो अंतिम तिथि आपने डिसाइड किया गमन के लिए, वो तिथि बिल जारी करने की अंतिम तिथि मानी जाएगी। या फिर एक पॉइंट है कि माल के संबंध में भुगतान प्राप्त आपने जो किया है, भुगतान प्राप्त में भी होगा कि आपने खातों में इंद्राज पहले किया है भुगतान का, या बैंक में पहले जमा करा है, उनमें जो भी तिथि पहले हो उस तिथि के हिसाब से माल का गमन की तिथि निर्धारित की जाएगी। तो हम एग्जाम्पल के जरिए इसको समझेंगे कि यदि माल की आपूर्ति के लिए माल का गमन आवश्यक हो, तो इसके लिए एग्जाम्पल है, जैसे कि सूचना दे रखी है आपको कि सीरियल नंबर दे रखे, क्वेश्चन में डेट ऑफ इनवाइस दे रखी है, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, आपने माल को कब रिमूव किया अपने यहाँ से, उसका गमन कब हुआ है, और डेट ऑफ पेमेंट आपकी दे रखी है। जैसे पहले केस में है कि इनवॉइस आपने 24 अक्टूबर 2017 को बनाई है, आपने माल को जो हटाया आपने यहाँ से वो 14/10/2017 को हटाया है, मतलब इनवॉइस डेट 24 है, हटाने की तिथि 14 है, और पेमेंट प्राप्त करने की तिथि 18/11 है। तो इसमें से हम देखें तो 24/10, 14/10 और 18/11। तो चूंकि मूल क्वेश्चन में जो आपको सूचना दे रखी है उसमें माल का गमन आवश्यक है, तो यदि माल का गमन आवश्यक हो तो माल हटाने की तिथि से तक आपका बीजक जारी हो जाना चाहिए, जबकि बीजक आपने बाद में जारी किया है। तो ऐसी तिथि में इसमें जो टाइम ऑफ सप्लाई है, इसको पहले पॉइंट में इसमें आपकी 14/10/2017 होगी, क्योंकि गमन के बाद बीजक जारी किया है, माल के रिमूवल के बाद बीजक जारी किया है। रिमूवल की जो तिथि है वो सबसे पहले पड़ रही है, तो इसलिए माल का रिमूवल जो है 14/10/17 को है, तो वो माल सप्लाई का समय होगा। सेकंड पॉइंट में है इसमें कि डेट ऑफ इनवॉइस 14
17/10 है आपकी, रिमूवल 17/10 है, और पेमेंट प्राप्त करने की तिथि है वो 10/11 है। तो इस केस में डेट ऑफ इनवाइस जो है वो रिमूवल से पहले है, माल के गमन से पहले है, इसलिए 14/10/17 जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तीसरे पॉइंट में जो है वो आपकी 18/10/17 डेट ऑफ इनवाइस है, रिमूवल जो है वो आपकी 20/10 है, और पेमेंट जो प्राप्त किया आपने 17/10/17 है। तो इस केस में पेमेंट हमें सबसे पहले मिली है, तो 17/10/2017 जो है वो माल को प्राप्त करने की तिथि मानी जाएगी। तो ये एक आपका क्वेश्चन है जिसमें माल का गमन आवश्यक हो। तो इसके बाद जो है आपका, यदि माल का गमन आवश्यक नहीं हो, कि आपका जो माल है उसको भिजवाया हटाया जाना आवश्यक नहीं है, तो यदि माल को हटाया जाना आवश्यक नहीं है उस केस में हमने बताया है कि गमन आवश्यक नहीं हो तो आपूर्ति का समय 3 घटनाओं में सबसे पहले वाली घटना का वो माना जाएगा। इसमें माल का बीजक जारी करने की तिथि, या आपूर्ति के प्राप्तकर्ता को माल को उपलब्ध कराने की तिथि, या भुगतान की तिथि। मतलब आपने इनवॉइस जारी की है वो तिथि, या जो है माल की आपूर्ति कर्ता को माल उपलब्ध कराने की तिथि, और भुगतान की तिथि। इन तीनों में से जो भी पहले होगी उसको हम उस तिथि को माल की आपूर्ति की तिथि मानेंगे। जैसे क्वेश्चन में आपको बता रखा क्वेश्चन है कि एक मशीन के क्रेता की कार्यशाला पर आपूर्ति करनी है। ये कार्य विक्रेताओं से अनेक पुर्जे प्राप्त करके कार्यशाला पर ही मशीन को जोड़कर करना है। मतलब आपूर्ति जो है वर्कशॉप में देनी है, और वहाँ पर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको जोड़कर उसको काम को पूरा करना है। विभिन्न घटनाओं का विवरण निम्न प्रकार है। घटनाएं जो दे रखी है आपको वो आपको बता रखी है कि पहला पॉइंट है आपका, इसमें आपका 1 मिनट 6 अक्टूबर कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट, जैसे मान लीजिए 5 अगस्त, नहीं वो तो निरंतर सप्लाई का है। तो इसमें आपका जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि 18 अगस्त 2017 को परचेज ऑर्डर के साथ आपको 80,000 रुपये का एडवांस मिला है, और 10 लाख रुपए जो है आपने बुक्स में, सेलर की बुक्स में एंट्री की है 18 अगस्त को, परचेज ऑर्डर के साथ 80,000 रुपये रिसीव्ड, और गुड्स वर्थ रुपीज़ 10 लाख रुपये की एंट्री जो है आपने सेलर बुक में सेलर की किताबों में कर दी है। 19 सितंबर 2017 को आपने मशीन को असेंबल किया, टेस्ट किया, और बायर ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। यानी बायर की एक्सेप्टेंस डेट जो है वो आपकी 19 सितंबर 2017 है, और 22 सितंबर को इनवॉइस आपने रेज करी है, और 3 अक्टूबर को जो आपको बैलेंस पेमेंट जो है 9,20,000 रुपये प्राप्त हो गया है। तो इस केस में जो है आपका क्या होगा, 80,000 रुपये जो आपको एडवांस मिल गया है उसके लिए तो आपूर्ति का समय आपका 18 अगस्त है, क्योंकि 18 अगस्त को आपको एडवांस मिल गया है, और इसके अलावा 9,20,000 रुपये जो है वो 19 सितंबर को होगी, क्योंकि 19 सितंबर को आपने माल जो है वो बायर को प्राप्त हो गया है। तो 9,20,000, 10 लाख का टोटल ऑर्डर था, 80,000 रुपये आपको एडवांस मिल गए। 9,20,000 रुपये के लिए जो आपूर्ति का समय है वो आपका 19 सितंबर 2017 है, और इसी तिथि को उपलब्ध कराया गया था। तो कायदे से ये कहा था कि हमने पढ़ा कि यदि माल का गमन आवश्यक नहीं हो तो माल जिस डेट को आपने हैंड ओवर कर दिया उस डेट को आप इनवॉइस आपको रेज कर देनी चाहिए थी। तो आपने इनवॉइस जो है वो रेज करी है 22 सितंबर 2017 को। तो इनवॉइस आपने बायर के द्वारा माल एक्सेप्टेंस से पहले के बाद में करी है, इसलिए 22 सितंबर को जो इनवॉइस रेज की है उसकी जगह आपको टाइम ऑफ सप्लाई जो है आपका 9,20,000 रुपये के लिए
19 सितंबर होगा। और 9,20,000 रुपये की जो पेमेंट मिली है 3 अक्टूबर को मिली है, वो बाद में मिली है। तो इसमें हमने देखा था यदि गमन माल का आवश्यक नहीं हो तो ऐसे केस में, मतलब इनवॉइस केस से पहले गमन आवश्यक नहीं हो तो ऐसे केस में आपका पेमेंट रिसिप्ट या माल बायर के द्वारा प्राप्त करने की तिथि या इनवॉइस तिथि जो भी पहले हो वो आपका सब टाइम ऑफ सप्लाई होगी। तो ये आपका अभी चैप्टर चलता रहेगा। फिलहाल आज के लिए आप इतना ही देख लीजिए कि हमने 2 तरह की चीज़ें पढ़ी है। एक तो यदि माल का गमन आवश्यक हो, तो गमन आवश्यक के केस में डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिमूवल या डेट ऑफ पेमेंट जो भी पहले हो। और यदि माल का गमन आवश्यक नहीं हो तो ऐसे केस में डेट ऑफ आपका इनवॉइस, आपका माल प्राप्त करने की तिथि क्रेता के द्वारा या पेमेंट रिसिप्ट की तिथि, इन तीनों में से जो भी तिथि पहले आती हो उस तिथि को हम माल का प्राप्ति का समय मानेंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना बहुत है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, किताबों से देख के क्लैरिफाई कर सकते हैं। फिर भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से अपनी जो प्रॉब्लम है उसको समझ सकते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।